नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विनोद जी, महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल सिर पर है। अब तो नामांकन भरने का टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर चल क्या रहा है? आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरह से मन बना लिया है कि अकेले ही मैदान में कूद जाएंगे। अखिलेश किसी तरह के समझौते को तैयार ही नहीं है। देखिए, महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र में कहिए या INDIA, पूरे देश के हिसाब से कहिए, उसमें क्या चल रहा है ये बड़ा आपको सरप्राइज करेगा। आप पहले महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं। वहां पर बिना बताए या बिना समझौते की बात किए 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए और बोल दिया कि आप अपना अलायंस फाइनल कर लीजिए और इन सीटों पर अगर आप छोड़ते हैं तब हम आगे की बात करेंगे, या हमको आप बता दीजिए अलायंस का क्या करना है, फिर हम आगे की बात करेंगे। उस हिसाब से अलायंस डिसाइड होगा, जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था बिना कोई हम्म। बात किए। 9 में से 6, 10 में से 6, तब तो ये नहीं मालूम था कि 9 सीटों पर ही चुनाव होना है। हम्म। 6 का नाम उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि मिल्कीपुर का भी, जिसका चुनाव नहीं हो रहा है, जो अदालत में होने के कारण मामला जिसका टल रहा है, उस पर भी नाम घोषित कर दिया था। अवधेश अवधेश प्रसाद के लड़के का नाम वहां से। हम्म। वही यहाँ महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में उन्होंने 5 सीटों पर नाम घोषित कर दिया, हालांकि 2 MLA उनके सिटिंग है, ये भी बात ठीक है। तो उन्होंने नाम घोषित कर दिया। अब ये डिसाइड करना है कि कांग्रेस किस तरह से बात करती है। अब इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये मामला सिर्फ कांग्रेस को ही समझना था, इसलिए कि अलायंस को महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है समाजवादी पार्टी को, इसलिए कि समाजवादी पार्टी को वहां कोई उनके हिसाब से कोई ना तो एग्जिस्टेंस वाली स्थिति है, ना वो उसको अलग से एकोमोडेट करना चाह रहे हैं। तो ये मामला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शॉर्ट आउट होना था, वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ। ना उत्तर प्रदेश में शॉर्ट आउट हुआ, ना यहाँ शॉर्ट आउट हुआ। और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उन्होंने पहले ही कह रखा है कि उन्होंने ये बात कही थी शनिवार को। हम्म। शनिवार को उन्होंने कही थी कि हम समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि भाई आप निर्णय कर लीजिए, हमारे 25 कैंडिडेट और पहले से तैयार हैं। आप अगर हमको अलायंस में जगह देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 25 और जुड़ा कर अनाउंस करके 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ये सबको मालूम है कि जो समाजवादी पार्टी का इक्वेशन उत्तर प्रदेश मुस्लिम यादव वोट वाला है, वो महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में वो यादव वोटर है नहीं, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पर जाएंगे। और वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स वही हैं जहां पर जहां से अघाड़ी को वोट मिलना है, कांग्रेस को वोट मिलना है। तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली स्थिति है कि वो किस तरह से करेंगे। और ये जो अलायंस की बात हो रही है कि महाविकास अघाड़ी एक साथ है, या जो अखिलेश बात कर रहे थे कि हम अलायंस के लिए ये करेंगे, वैसा करेंगे, अलायंस के फायदे के लिए ऐसा करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से एक तरफा जो समाजवादी पार्टी है वो इनको डिक्टेट कर रही है टर्म्स। और कांग्रेस की मजबूरी होती जा रही, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गई मजबूरी, महाराष्ट्र में भी अ, अभी ऐसा ही लग रहा है कि जी। वो अपने हिसाब से काम करेंगे, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जी। पर सर, सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस के लिए सारे समीकरण ही बदल गए। वो 99 सीटें जीत कर राहुल गांधी जो विक्ट्री का निशान बनाते फिर रहे थे, और पीएम मोदी का अब देखिए चाल चलन कैसे चलते हैं, अब तो झुक गए कंधे, ये सब बातें कर रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में तो अच्छा था कांग्रेस का। इसके बावजूद ना उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटें देने को तैयार है, ना शरद पवार। तो मतलब कि क्षेत्रीय पार्टियों ने इनकी वाट लगा रखी है वहां पर। देखिए, अब महाराष्ट्र, हरियाणा में जिस तरह का भी चुनाव रहा है, मतलब अगर स्ट्राइक रेट या वोट परसेंट की बात करें, उसके बावजूद ये तो स्पष्ट है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी है। और हम्म। बावजूद इसके कि बीजेपी 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी झेल रही थी, वो अपनी न केवल सीट बढ़ाई है बल्कि वोट परसेंट भी बढ़ाई है। बीजेपी की सीट वहां अनप्रेसिडेंटेड रही है। इसके पहले वो 46 मैक्सिमम सीट जीते हैं, अब की वो 48 सीट जीते हैं। मतलब तीसरी बार के चुनाव में उन्होंने अपना सीट इंप्रूव किया है। हम्म। तो
ये आखिरी जो है वो यही देखा जाएगा कि भाई बीजेपी ने 3 बार के इनकम्बेंसी के बाद अपनी सीट बढ़ाई। अगर हम अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें सर, तो महाराष्ट्र में तो स्ट्राइक रेट बीजेपी कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा है, और उसी जी के आधार पर कांग्रेस को लग रहा था कि मैक्सिमम सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर तो 90-90-90 वाला फॉर्मूला लेकर आ गए उद्धव ठाकरे भी और शरद पवार भी। तो एक तरह से कांग्रेस तो घाटे में रही ना, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद। जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। देखिए, तो जैसा आपने हरियाणा की बात की, अब महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र में 13 सीटें जीती है कांग्रेस ने लोकसभा की, बीजेपी को 9 सीटें जीती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट की दावेदारी कांग्रेस की बननी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वैसा नहीं हुआ, उसके पीछे कई ये कारण है। एक तो ये साइकोलॉजिकली कमजोर हुए हरियाणा में, कि आप इस तरह की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका वोट बैंक नहीं है। आपका वोट बैंक जो है वो डिपेंड करता है रीजनल फोर्सेस पर। हम्म। रीजनल फोर्सेस आपको किस तरह की मदद करती हैं। जब आप 1-to-1 कॉन्टेक्स्ट में होते हैं तो आप हारते हैं, पिटते हैं, चाहे आप जितना मजबूत दिखने की कोशिश करें। और यही सबसे बड़ा कारण है। आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी जब इन्होंने समाजवादी पार्टी की पीठ पर चढ़ करके चुनाव लड़ा, पिगी राइड किया, तब वो 6 सीट जीत पाए। हम्म। और इसके कारण से वो 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती। वैसी ही स्थिति थी जब यहाँ पर हुई। और जो शरद पवार हैं, उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स का जादू किया और मराठा रिजर्वेशन के नाम पर एक ऐसा सेंटिमेंट उभारा महाराष्ट्र में, जिसके कारण जो मराठा वोटर है, बावजूद इसके कि मराठा मुख्यमंत्री शिवसेना का है, उसके बावजूद भी मराठा सेंटीमेंट के नाम पर लोग दूर हुए और बीजेपी वहां चुनाव हारी, शिवसेना वहां चुनाव हारी। तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की, और शरद पवार जैसे नेता ने बताया कि आप रीजनल फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं, बिना रीजनल फोर्सेस के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो आप जब रीजनल फोर्सेस पर आपकी निर्भरता है, तो सीट पर दावेदारी भी रीजनल फोर्सेस की होगी। इसमें आप एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप जोड़ दूं, शिवसेना का स्ट्राइक रेट इन तीनों में सबसे खराब था। लेकिन हम्म। वो बेहतर सीटों का दावा कर रहे हैं, और बावजूद इसके कि लगातार शिवसेना को ये कॉर्नर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मना कर दिया कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, सीटें, लेकिन फिर भी वो साइजेबल नंबर ऑफ सीट लेके गए, लगभग कांग्रेस के बराबर जीत के लेके जा रहे हैं सीट। मतलब मान लीजिए उनकी 5 सीटें कम भी रही, तो 9 और 13 का अंतर आप देख लीजिए। वो 9 सीटें उन्होंने जीती है, इन्होंने 13 सीटें जीती हैं। तो अगर एक नॉर्मल एक लोकसभा में 8 से 9 विधानसभा सेगमेंट की आप उम्मीद करते हैं, या मिनिमम 7 की उम्मीद करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 7, अरे दिल्ली में 7 है, लेकिन बाकी जगहों पर 10 के आसपास है। तो वो 5 का अंतर मतलब 50 सीटों का ज्यादा होना चाहिए, मतलब लगभग 40 से 50 का अंतर होना चाहिए कांग्रेस और दूसरे नंबर वाले में। लेकिन वैसा बिल्कुल। नहीं हो रहा है। वैसा नहीं हो रहा, ये लगभग बराबर 5-7 के अंतर पर। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये सेटबैक है। दूसरा ये कि एक कार्यक्रम में आप ही हम लोगों ने चर्चा की थी, तो जब मैंने जी। ये कहा था कि ये जो इनका मामला है कि ये जाएंगे कहाँ, कौन डील करने जाएगा, कौन बात करेगा शरद पवार से। आप ही के कार्यक्रम में हम लोगों ने ये चर्चा की थी, कौन बात करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग की बात कर पाए कि हमको इतनी सीट चाहिए। राहुल गांधी कर नहीं सकते हैं। सोनिया और प्रियंका अभी अपने ही चुनाव में उलझे हुए हैं। प्रियंका अपने चुनाव में उलझे हुए हैं, सोनिया का स्वास्थ्य के कारण। बाकी थोराट गए, थोराट को शरद पवार को डील करना कितना आसान है। किसी जनरल सेक्रेटरी की, चाहे वो जो वेणुगोपाल साहब हों, चाहे अविनाश पांडे हों, या हम्म। जयराम रमेश, ये इनमें उस तरह की बार्गेनिंग कैपेसिटी है नहीं। उस तरह का ऑरा या उस तरह का की क्षमता नहीं है कि वो शरद पवार जैसे आदमी से बात करके ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने लिए निकाल पाए। तो ये बड़ा एक जो वो है। और आप ये देखिए इस मामले में दूसरी तरफ, हालांकि ये मैं ज्यादा आपके प्रश्न से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, दूसरी तरफ अगर उसकी बात कीजिए, तो अमित शाह इस दौरान लगातार 5 बार 6 बार जा चुके हैं। मतलब अगर आप पिछला एक महीना की बात कीजिए, उससे कम समय रखिए, 5-6 बार जा चुके, और इसी बात पर चर्चा करने के लिए सीटें क्या है, जी। और वो 156 सीटें लेकर के आ गए। तो ये अंतर है। आपको एक एक सीट के लिए
दबाव डालना पड़ता है, एक-एक सीट के लिए आपको प्रेशर बनाना पड़ता है और आपकी बार्गेन जब 175 से शुरू होती है तब आपको 150 के आस-पास मिलता है। आपने बार्गेन ही अगर 125 से कीजिएगा तो आप 105 या 106 बिल्कुल, पर। जी, बिल्कुल। जी, जी, पर जी। सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये आरोप या ये देखने को भी आया है कि कांग्रेस का जहां-जहां सीधा-सीधा मुकाबला बीजेपी से हुआ, वहां कांग्रेस को मात मिली। इस बात को तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी उठाया था, संजय राउत ने भी कहा था कि कांग्रेस को तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ चलना चाहिए। और पीएम मोदी ने तो कह ही दिया था कि पैरासाइट है कांग्रेस, अपने जो साथी पार्टियां उनके कंधों पर सवार होकर लड़ती है, अकेले तो दम ही नहीं है। तो ये तो अपने आप को वो जो ये आरोप लगाते आ रहे हैं, चाहे अखिलेश ने लगाया हो या संजय राउत ने लगाया हो, ये इन आरोपों का काउंटर ही नहीं कर पा रहे कांग्रेस के नेता। और उसी के चलते इनको सीटें कितनी कम मिली, जबकि कितनी ज्यादा मिलनी चाहिए थी। लोकसभा के हिसाब से तो इनको कम से कम 40-50 सीटें उद्धव ठाकरे से ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये उस जी। पर राजी हो गए। तो ये तो सर कांग्रेस इसका मतलब पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी है। देखिए अंजू जी, एक बात समझ लीजिए, हिंदी में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। तो हम्म। मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो इनको 99 सीट मिली है, वो बिल्ली के भाग से छीका ही टूटा था। उसमें कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन, पॉलिटिकल एफर्ट, पॉलिटिकल स्किल या कोई हम्म। राजनीतिक सूझबूझ से नहीं था। उन्होंने उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो उस समय के लिए, मतलब फॉर द टाइम बीइंग, एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जिसने इम्पैक्ट किया, और ग्रेजुअली उसने रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं, ये नैरेटिव जो है वो खराब था, ये नैरेटिव का कोई मतलब नहीं है, और अगर इस नैरेटिव के साथ हम ज्यादा दिन तक खुद टिके रहे तो उसका हमको फायदे की बजाय नुकसान हो पाएगा। उसमें दो कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी फायदे नुकसान की बात नहीं करती है, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी आप कह लीजिए, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, आप फायदा कीजिए नुकसान कीजिए। लेकिन दलित समाज के लिए बीजेपी बहुत सारे प्रयास कर रही थी, यहाँ तक कि अपने वोट बैंक, जो उनका अपना अपर कास्ट वोट बैंक है, उसका एक सेक्शन इस बात से थोड़ा सा, जिसको आप कह लीजिए कि वो इस नाते नहीं, कास्ट के नाते नहीं, इस नाते कि बहुत सारे लोगों को जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स का था कि उनको जो सेगमेंट किया जाना चाहिए, जो बेनिफिशियरी हो चुके हैं उनको अलग किया जाना चाहिए, उस क्रीमी पर। लेयर वाली बात कर रहे हैं आप जी, शायद। क्रीमी लेयर वाले। तो उनको उनको बावजूद इसके कि एक सेगमेंट थोड़ा सा उसको लेकर के रिजर्वेशन रखे हुए था, बावजूद बीजेपी ने निर्णय किया कि नहीं, उसको हम जस का तस बरकरार रखेंगे। तो हम्म। ये सब चीजें समझ में आ गई कि बीजेपी आपका कम से कम दलितों का और एमबीसी के का नुकसान नहीं करने वाली है। और एक और जो बात हो रही थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, हम्म। बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा, वो मैसेज भी समझ में आया लोगों को कि संविधान तो बदला ही जाता है, और संविधान बदला इसलिए जाता है कि कई कई बार वो दलितों के कल्याण के लिए, एमबीसी के कल्याण के लिए, अन्य समाज के कल्याण के लिए, जैसे संविधान बदला गया था अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन देने के लिए, तो उसमें भी संविधान बदला गया था। ये सारे कानून जो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, इनको रोका गया था, इनको प्रोटेक्ट किया गया था संविधान बदल के। तो संविधान तो बदला जाएगा। तो ये दोनों मैसेज या तो कुछ हद तक बीजेपी देने में कामयाब रही, और कुछ उनका अपना सेक्शन जो पढ़ा लिखा है, जिनको समझ में जो इन सब चीजों को पॉलिटिकल डिटेल समझते हैं, ये विशेष रूप से हरियाणा में इसका प्रभाव दिखा कि उनको बिल्कुल। समझ में आया, नहीं 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 नहीं, ये हमको बेवकूफ बनाया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हुई। तो जी। ये जो आप कह रही थी ना कि ये पूरा का पूरा मामला इनका जो है, ये जो कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की जो कोशिश थी, या कांग्रेस का जो चुनावी परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस इसी सब पर आधारित था। तो इन सब पर आधारित प्रदर्शन को एक बार एक्सपोज कर दिया हरियाणा ने, हरियाणा के रिजल्ट ने। जब हरियाणा के रिजल्ट ने एक्सपोज कर दिया, तो निश्चित तौर पर, अच्छा, ये बात अखिलेश पहले से जानते थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हैसियत है। उस निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कारण अखिलेश को भी फायदा हुआ, इसलिए कि बहुत सारा अपर कास्ट जो वोटर था, वो एक सेक्शन जो कांग्रेस को अपना माई बाप अभी भी समझता है, वो उनके कारण अखिलेश के पास गया। जी। लेकिन
जो मेजॉरिटी वो है, जो 19% के आसपास वोटर है, वो पूरा एकमुश्त अलायंस के साथ गया। तो ये कांग्रेस, अरे ये अखिलेश को भी मालूम है कि यहाँ भी चुनाव जो है वो कांग्रेस हमारे कारण 6 सीट मिली है, नहीं तो जिस पार्टी को विधानसभा में 1 सीट मिलती है वो लोकसभा में 6 सीट कैसे जीत पाएगी, ये उनको क्लियर था। तो यहाँ जो सॉरी, महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है महाविकास अघाड़ी, उनको ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये पेपर टाइगर ज्यादा हैं, जी। इनकी चुनाव में या जो जमीन पर उतनी न पकड़ है, न उतनी क्षमता है, न उतनी क्षमता है कि ये चुनाव को में कोई इस तरह का परिवर्तन अपने दम पर ला पाए, अपने दम पर चुनाव जीत पाए। इनको चुनाव हमारे बल पर ही लड़ना है, हम जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो इनको हम उतनी सीट क्यों दें जितनी ये मांग कर रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर। अच्छा, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण आप बात जान लीजिए सर, उस पे आएंगे, लेकिन मेरे को एक चीज समझाइए कि जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा था कि अखिलेश यादव की वहां पर भी कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर समझौता नहीं होता, चिरकुट है, अखिलेश व अखिलेश है, कमलनाथ के बीच में, इनके बीच में इस तरह की बहस भी हुई थी। फिर आप हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में भी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको सीटें दो, वहां पर भी बात नहीं बनी थी। तो आपको लगता है कि ये जो अखिलेश है, एक तो जो आपने कहा कि उनको समझ में आ गया है कि जिस पार्टी को, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, जिसका गठन अंग्रेजों ने किया, उस पार्टी को अगर विधानसभा में 1 सीट मिलती है और लोकसभा में 6 सीटें मिल जाती हैं, तो कोई चमत्कार तो हुआ नहीं। ये चमत्कार तो सिर्फ इसलिए हुआ कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस आ गई। और हो सकता है अब तो अखिलेश को लगता हो मैंने इतनी सीटें भी क्यों दी कांग्रेस को, मैं ज्यादा सीटें जीत जाता, ये भी हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, दोनों के बीच में जो टसल चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, इसका खामियाजा महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव में? क्योंकि 25 उम्मीदवार उनके तैयार बैठे हैं, 5 के नाम अनाउंस कर दिए हैं अखिलेश ने, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अकेले दम पर लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कोई बलिदान नहीं देंगे इस बार वो। देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात जो है उसमें बहुत वजन है। अब उसको ऐसे समझिए, समाजवादी पार्टी के 2 MLA ऑलरेडी हैं, अबू आजमी और एक और व्यक्ति। हम्म। उसके अलावा जो ऑल इंडिया MIM है, वो भी अलग चुनाव लड़ता है, वो भी इनका हिस्सा नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है मुसलमानों की कि 19% है, वहाँ 12% के आसपास है। और दूसरा ये कि वहाँ आ, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का वोटर अभी पिछले 2014 के बाद से हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा मुखर हुआ है। उसके पहले राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा हुआ था। हम्म। महाराष्ट्र का जो हिंदुत्व वोटर है वो बहुत दिन से मुखर है, मतलब वो आप ये कह लीजिए कि बाला साहब के जमाने से हिंदुत्व के नाम पर वहां वो हिंदुत्व के नाम पर वोट होता है। तो जो ये बात आ रही है कि अखिलेश यादव वाली, अखिलेश यादव को मालूम है अब ये जो 12% के आसपास वोटर, ये कितनी मदद करेगा। ये सिलेक्टेड सीटें हैं और वो सीटें चिन्हित कर ली है समाजवादी पार्टी ने, 5 पर उन्होंने अपने नामांकन घोषित कर दिए हैं और उन्हीं जगहों पर MIM भी अखिलेश। लड़ेगा। अखिलेश ने तो अपनी 5 घोषित कर दी है, 25 और घोषित कर सकते हैं जब भी है उनके पास फाइनल है, वो जल्दी से ही कभी भी कर सकते हैं। MIM भी उन्हीं जगहों पर लड़ेगा। इन्हीं जगहों पर एक दलित संगठन है, अम्बेडकर वाला, वो चुनाव प्रकाश लड़ेगा। अम्बेडकर। प्रकाश अम्बेडकर वाली, उनका भी अलायंस अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो भी सीट मांग रहे हैं। अब उन्हीं जगहों पर कांग्रेस के और ये महाअघाड़ी का वोटर भी लड़ेगा। तो ये जो दलित और मुस्लिम का 3 तरफा बंटवारा हो रहा है, चाहे MIM हो, चाहे समाजवादी पार्टी के पास दलित वोटर नहीं जाएगा, मुस्लिम वोटर जाएगा। तो हम्म। ये जो 3 तरफा बंटवारा है, तो ये जो 30-35 सीटें हैं, इनमें नुकसान अल्टीमेटली क्या होगा, किसको होगा? इसमें से कितनी सीटें अजीत पवार को मिलेगी, जो अजीत पवार जो कोशिश कर रहे हैं जो मुसलमानों के बीच चुनाव, कुछ लोगों को अपनी तरफ करने की। तो ये बंटवारा तो उन्हीं लोगों पर होगा, और बंटवारा जब होगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान अल्टीमेटली महाविकास अघाड़ी को होगा। अगर इन 30 सीटों में अगर इन 30 सीटों में इस वोट डिवीजन के कारण, अच्छा उसमें 1-2 सीटों को छोड़ करके, या मान लीजिए 5 सीटों को छोड़ करके, उन 30 सीटों में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां 50 के आसपास मुसलमान वोट हो या 40 के आसपास हो। तो अगर ये 3 जगहों पर 50% का वोट डिवाइड हो रहा है, तो फायदा तो महायुति को होगा। एक बिल्कुल। बात।
दूसरी बात ये कि अगर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट में बंटवारा हो गया और वो महाविकास अघाड़ी को न जा करके उन लोगों को गई, चाहे समाजवादी पार्टी को 2 चली गई या एक आध चली गई, जैसे वाइकोला वाइकोला सीट है वहां से वो जो एमआईएम का स्पोक्स पर्सन पठान है वो लड़ता है। इस वारिस। तरह की और सीट, हाँ वारिस पठान। तो अगर इस तरह की सीटें हैं जहां पर इस तरह का बंटवारा हो गया तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? नुकसान इन्हीं को होगा, महाविकास अघाड़ी को। तो अगर ये अब तक नहीं चेत पाए हैं और अब इस तरह की बात इनको समझ में, और इसमें जिम्मेदारी किसकी है? मैंने जैसा पहले कहा कि ये जो अलायंस है समाजवादी पार्टी के साथ, भाई आपको अगर जो प्रूडेंस कहता है, समझदारी ये कहती है कि आप समाजवादी पार्टी को बोल दीजिए कि भाई हम अपने कोटे से ये 4 सीटें आपको दे रहे हैं, 5 सीटें दे रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर हम आपको समर्थन करेंगे। अगर आप इस बात को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं कि आपको वहां पर महायुति को हराना है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। अब दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी से ये बातें आपको पहले कर लेनी चाहिए थी, चुनाव बिल्कुल। के समय जब उन्होंने घोषित कर दिया है 5 नाम, जब घोषित कर दिया है तो जिसका अगर जी। नाम वापस करवाइएगा तो वो नाम वापस नहीं करेगा, नाम वापस करने में मैसेज खराब जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आप डैमेज कंट्रोल कह लीजिए इसको, चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन ये तीर जो है ना वो कमान से निकल चुका है, वो चुनाव के लिए बिगुल वो बजा दिए हैं। अब वो उसका नुकसान निश्चित तौर पर होगा, कम होगा या ज्यादा होगा ये तो जी। आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसी स्थिति होगी। और ये शायद मुझे लग रहा है कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में थी जहां 98% मुस्लिम वोट एक तरफा अलायंस को गया था, वैसी स्थिति महाराष्ट्र में नहीं होने वाली है। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये कि 98% वोट एक तरफ नहीं जाएगा, और दूसरा उतना पॉपुलेशन नहीं है, 18-19% वाली सिचुएशन नहीं है, पर यहाँ 12%। जी सर, और एक चीज और भी तो है ना कि सभी को मुस्लिम वोट चाहिए। उद्धव ठाकरे को भी मुस्लिम वोट चाहिए, शरद पवार को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, ओवैसी को भी चाहिए और अखिलेश को भी चाहिए। इन सबका वोट तो एक ही है। अपने अपने तरीके से ही उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी पार्टी हिंदुओं को लुभाने की कोशिश तो कर ही नहीं रही है, सिवाय मुसलमानों के। तो फिर आप सोचिए, जब सबको एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो रखी है, तो मुसलमानों के वोट भी तो कटपट जाएंगे। कोई इधर जा रहा है, कोई ओवैसी को दे रहा है, कोई अखिलेश को दे रहा है, कोई कांग्रेस को दे रहा है। ये स्थिति तो पैदा होगी, और जब वोट बट जाएगा तो फिर नुकसान इनको होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एनडीए की बात करते हैं, महायुति की बात करते हैं, वहां पर भी तो पेच फंसा हुआ है ना सर। वो नवाब मलिक को मैदान में उतारने पर मतलब मैदान में उतारना चाहते हैं अजीत पवार, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई उनको चुनाव में मत खड़ा करो, क्योंकि सुना है कि बीजेपी के कैडर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि नवाब मलिक के परिवार में से किसी को भी वो समर्थन नहीं देंगे। तो वहां पर क्या लगता है आपको, स्थिति क्या है? देखिए, महायुति में 2 सीटों को लेकर के विवाद है। एक जो मतलब ये नवाब मलिक हैं, हम्म। मुझे अंजू जी शायद मुझे जो जानकारी है वो नवाब मलिक को लेकर के है, उनकी बेटी के साथ दिक्कत नहीं है नवाब मलिक की। या मुझे इस बात कंफर्म करनी पड़ेगी। मुझे इतनी जानकारी है कि वो नवाब मलिक को नहीं चाह रहे हैं। नवाब मलिक के साथ जो है वो अंडरवर्ल्ड के संबंध की बात की जा रही है, वो इसलिए उसको नहीं चाहते हैं। मतलब वो दाऊद से सीधे संबंध की बात है, और ये मामला ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे उसमें है, जिस कारण वो जेल भी गए थे। नहीं, दूसरा, जहां तक मेरी जानकारी है सर, उनके परिवार में से किसी को भी वहां पर बीजेपी का कैडर सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरे को यही पता चला है, क्योंकि उनकी ठीक है। बेटी जो है जिसकी आप बात करें, उसका पति भी तो ड्रग्स के केस में जेल में रहकर आया, अर्थर रोड हाँ, नहीं, आरोपी। मैं इसी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो है, तो मैं आपकी बात से वो हूँ, इसलिए कि उनकी बेटी का नाम ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। तो इसको लेकर के उन्होंने सूचना हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, ऐसी जानकारी है। एक और कैंडिडेट है जो एंटेलिया वाले मामले में जो है पैसे लेने का जिसका मामला था, उसकी पत्नी को भी टिकट देने की बात की जा रही है, वो शिवसेना दे रहा है, उसको लेकर के भी ऑब्जेक्शन है। लेकिन मुझे मुझे जो लग रहा है इस पूरे मामले में कि घुमा फिरा करके ये सहमति इस बात पर बना लेंगे, या नवाब मलिक के नाम पर इन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम नहीं जाएंगे, और शायद ऐसा मतलब शायद क्या, ये लगभग डिसाइडेड है कि ये उस पर समझौता नहीं करेंगे। 2 सीटों पर, दूसरी वाली जो शिवसेना की सीट है इस पर उन्होंने खड़ी कर दिया, और अब आपकी जानकारी जो है उस हिसाब से ये 3 सीटों पर
इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और ये मानने के लिए तैयार नहीं, और मुझे लग रहा है इस पर लगातार दबाव बनाएंगे, चूंकि इनको मालूम है कि कुछ चीजों पर अब इनको कैडर की बात सुननी पड़ेगी, और जब इन्होंने बीजेपी ने। जी, कैडर की बात बीजेपी ने सुनी तो उनको हरियाणा में अपना फायदा दिखा। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कैडर को इग्नोर किया था तो उसका परिणाम भी दिखा था, और जगहों पर कैडर को इग्नोर किया था। एक और बात आप जान लीजिए अंजू जी, कि ये जो मामला होता है ना, ये इस तरह के लोगों को जब आप लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम किसी को खड़ा कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, किसी के साथ अलायंस कर लें, तो अजीत पवार को लेकर के पहले से ही जो बीजेपी का वोटर है वो थोड़ा सा ठिठका रहता है। बहुत बिल्कुल। सारे जगहों पर उसके लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है कि अजीत पवार को हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। उन परिस्थिति में अगर बीजेपी के वर्कर को नवाब मलिक को उसकी बेटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये उनके लिए थोड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन है, और मुझे लग रहा है कि इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो फिर वो बीजेपी को उसको अपने हिसाब से कैसे डील करना है, ये तो हम सब नजर बना के रखेंगे। लेकिन मेरी जहां तक, जब तक कि मैंने जानकारी हासिल की थी, बीजेपी ने इस आइडियोलॉजिकल मामले पर बहुत सख्ती से अपने अलायंस पार्टनर्स को कह दिया, और मुझे नहीं लगता है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी के किसी इस तरह के जिद को, हम्म। मत जिद मत कहिए, कि कोई इस तरह के की बात को जहां पर उनका भी फायदा हो, इसलिए हम्म। कि अजीत पवार केवल नवाब मलिक के नाम पर या केवल मुसलमानों के वोट पर नहीं जीतेंगे। उनको चुनाव अगर जीतना है, और वो लोकसभा के चुनाव में अपनी हैसियत देख भी चुके हैं, एक सीट उनको मिली थी, अपनी बेटा पत्नी को लड़ा करके भी वो जिता नहीं पाए थे। तो उनकी निर्भरता भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हाँ। पर भी ज्यादा है। तो मुझे जी। लगता है कि उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि नवाब मलिक और उनके परिवार को ड्रॉप करें और उनकी जगह किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारे। तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। उनको ड्रॉप करने के अलावा उनके पास कोई समाधान पर नहीं है। सर, और ये सर अगर हम लोग किया। सर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी जिस मकसद से अजीत पवार को अपने खेमे में लेकर आई थी, रातों रात उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था, उसका फायदा तो नीलबटा सन्नाटा ही रहा ना। अपनी वो जो ऑपरेशन साबरमती कब से, ऑपरेशन बारामती कब से चला रखा था बीजेपी ने, उसमें क्या हुआ? वो सीट भी नहीं जिता पाए थे अपनी पत्नी को, आप सही कह रहे हैं, और उल्टा उनको राज्यसभा पहुंचा दिया गया। तो बीजेपी का कैडर तो ये पूछेगा ना सवाल कि उनके अंदर भी बहुत सारे नेता हैं जो राज्यसभा जाने की काबिलियत रखते हैं, उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, वो भी अजीत पवार की पार्टी के लिए? तो आप सही कह रहे हैं, कैडर की बात तो सुननी पड़ेगी ना। आप कैडर को कब तक इग्नोर कर सकते हैं? वो तब जबकि आप खामियाजा भुगत चुके हैं कैडर को नाराज करने का। तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि नवाब मलिक के मामले में बीजेपी पार्टी जो है वो कोई अलग स्टैंड लेगी, उनको कैडर का सुनना पड़ेगा। देखिए, अजीत पवार के महायुति ज्वाइन करने से महायुति को फायदा की जगह नुकसान हुआ था। बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनाव का नुकसान सबके सामने है। हम्म। अजीत पवार की इमेज इस तरह की नहीं है, जहां पर और उन पर भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारी बातें कही थी, जिसके कारण बीजेपी को कई कई बार डिफेंड करना अपने आप को मुश्किल होता है महायुति में अजीत पवार के आने को। तो जब आप सर, चुनावी फायदा। देवेंद्र फडणवीस ने चक्की पीसिंग किसके लिए कहा था? अजीत हाँ। पवार के लिए। तो जी। फिर आप खुद तो सोचिए ना, उनको डिफेंड करना कितना मुश्किल है उनके खुद के लिए, कैडर की तो हाँ, छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल। तो जब अजीत पवार को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो नवाब मलिक को डिफेंड करना कितना मुश्किल होगा आने वाले समय में। तो ये सारी बातें जान रही है बीजेपी। तो अजीत पवार किन दबाव में आए या किन इक्वेशंस के कारण अजीत पवार को महायुति में ले आया गया था, उसमें मराठा रिजर्वेशन का जो आंदोलन चल रहा था वो एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन उस बड़े फैक्टर या उस कड़वा जो वो था, उसको आपको निगलना पड़ा, उसका आपको नुकसान पहुंचा। तो अब आप उसका नुकसान आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसका नुकसान आप किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं, ये तो आपके उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इस मामले में सामान्यतया जो संगठन होता है वो नहीं वो करता है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव जीतना संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
इसलिए संगठन के लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को या महायुति को कि हमको इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों को सीट देने से बचना चाहिए। और यही कारण है कि जब आपने संगठन के लोगों को, वर्कर्स को आपने एम्पावर किया, आपने लगा कि आपसे चुनावी गलती जी, हो गई, तो एम्पावर के होने के कारण उन्होंने अपनी इस बात ईमानदारी के साथ संगठन को बताई है। और उसी का परिणाम है कि ये कहा जा रहा है कि उनको अब उनको रोका जाना चाहिए, उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले आप अजीत पवार को ले आए, अब आप नवाब मलिक को अगर टिकट दे देंगे महायुति की तरफ से, तो फिर तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपना पैर कुल्हाड़े पे ही रख देंगे। ये तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा सर। आप समझौते करते हैं बहुत सारे, और मतलब पहलू जो है उनको भी देखा जाता है, लेकिन कम से कम ये तो सीधे सीधे जनता के बीच दिख रहा है ना कि आपने किस तरह से नवाब मलिक के मामले को लेकर एनसीपी को घेरा था, और अब आप वही सब करने जा रहे हैं जो पहले होता रहा है। तो फिर तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा, महायुति को सोचना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं सर, ऊंट किस करवट बैठता है महाराष्ट्र में, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी और महायुति में भी। कौन कौन है जिनको टिकट मिलता है, किन किन की बात मानी जाती है। फिलहाल आपने इस विषय पर समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी विनोद जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।